हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल HR क्रिएशन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HR क्रिएशन में। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कल आप लोगों ने देखा था कि हमने सिलेबस की जस्ट इंट्रोडक्शन की थी कि हमारे पास कितने चैप्टर है और किस चैप्टर में से क्या आएगा। आज हम लोग सिलेबस की जो है वो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर के नाम जो है उसके अंदर ही वर्ड आया हुआ है केमिस्ट्री। सबसे पहले होगा ये, हमें चैप्टर पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है इसका मतलब क्या है। देखिए गाइस, केमिस्ट्री जो है, अगर आप लोग बोलना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन केमिस्ट्री की बनती है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि एक ऐसी स्टडी करेंगे हम लोग, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस की स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम लोग किसी भी मैटर के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, कि वो मैटर आपका जो है वो किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, उस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन चीज़ों को ही जब हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाएंगे तो इसका मतलब है हम लोग उस मैटर की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। एक डेफिनेशन आपके पास ये बन जाती है। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बिल्कुल सिंपल देखें तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की क्या पढ़नी है, हमें साइंस पढ़नी है, मॉलिक्यूल्स की डिटेल पढ़नी है, और वो मॉलिक्यूल जो क्या है ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांस का मतलब है यहाँ पे बदलना, फॉर्म का मतलब कोई नई चीज़ का बनना, कि जब वो मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म होकर कोई नई चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बारे में भी हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। तो हमारे पास यहाँ से दो डेफिनेशन निकल के आ जाते हैं जो कि दोनों ही बहुत ईजी है। फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताती है डील्स विद स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरे के अंदर आपको सिंपल बताया जाता है कि इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सिंपल आप ये भी बोल सकते हो कि इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम। केमिस्ट्री जो है वो साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, अब देखिए क्या है, मैं तभी आपको बता रहा था कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डेफिनेशन है और हमारा काम खत्म हो गया। डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लेवल के वो बनती जाती है। अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो केमिस्ट्री कहती है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शंस विद अदर मैटर, कि एक मैटर के बारे में आपको स्टडी करना है, उसकी कंप्लीट डिटेल पढ़नी है, और अब इस मैटर की किसी दूसरे मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन है होगी या क्या इंटरेक्शन है, आप लोग बोल सकते हो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर इंटरेक्शंस विद अदर मैटर, और यू कैन से इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, compositions, properties of matter, और you can say is the science of atom and molecule। तो जैसा जो आप लोगों को इजी, आसान और याद रहे उसके अकॉर्डिंग आप लोग इन चारों डेफिनेशंस में से कोई भी केमिस्ट्री की डेफिनेशन बोल सकते हो, और जिसको चारों याद हो सकती है सो वेल एंड गुड। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बच्चे साथ साथ अगर आप लोग कमेंट करके मेरे को बता देंगे कि हमें इस पोर्शन में इस वर्ड का या कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप साथ साथ नीचे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अभी हमने सिर्फ देखा है यहाँ से जो केमिस्ट्री वर्ड था उसकी डेफिनेशन को हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो है सिर्फ केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास फिजिक्स होती है, हमारे पास बायोलॉजी होती है, हमारे पास मैथ्स होता है, बायोकेमिस्ट्री होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, डिफरेंट ब्रांच है हमारे पास साइंस की। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि केमिस्ट्री जो है वो आपका सेंटर में एक
रोल प्ले कर रही है। और बाकी जितनी भी आपके पास साइंस की ब्रांच है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपके पास बायोलॉजी हो, चाहे वो आपके पास मैथ्स हो या बायोकेमिस्ट्री हो या माइक्रोबायोलॉजी हो, जितनी भी आपके पास ब्रांचेज है, तो उन सब साइंस की जो भी ब्रांचेज होंगी उनके बीच में जो सेंट्रल का रोल प्ले करेगी दैट इज केमिस्ट्री। इसी वजह से बोला जाता है कि केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन ऑल द साइंस ब्रांचेस, विद ऑल द साइंस ब्रांचेस। ठीक है, जैसा भी आप लोग बोलना चाहें। अब अगर केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब तो ये हो गया, अब देखिए हमारे मुंह से पहले ही वर्ड निकल चुका है कि अगर केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज यहाँ पे वर्ड आया इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, केमिस्ट्री की जितनी और ब्रांचेस थी यानी कि साइंस की जितनी और ब्रांचेस थी उनके बीच में इसने सेंट्रल रोल प्ले किया, वो भी ठीक है। अब बात आई कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर। तो इंपॉर्टेंस देखिए गाइस, केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया अगर मैंने ये पढ़ लिया तो भी मेरी केमिस्ट्री खत्म होगी। केमिस्ट्री जो है वो डाइवर्स एरिया के अंदर अपने रोल को प्ले करती है। अब आप लोग कहेंगे भी ऐसा कौन सा रोल प्ले करती है, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे। हमने बोला कि केमिस्ट्री जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डाइवर्स एरिया, और वो डाइवर्स एरिया क्या है उनमें से अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल देखूँ तो दैट इज वेदर पैटर्न, कि वेदर का पैटर्न क्या होगा, मौसम का हाल कैसा होगा, बारिश होगी या धूप निकलेगी। सो वो जो कड़ी है, वो जो जुड़ी हुई है, वो भी आपकी केमिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, सो ये था हमारा पहला पॉइंट जहाँ पे हमें पता चलता है कि केमिस्ट्री किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल को यहाँ पे प्ले करती है। सेकंड बच्चे हमारे पास एग्जांपल है दैट इज फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन। फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन, तो हमारा जो दिमाग है वो भी किस तरीके से काम करता है, ऑल डिपेंड अपॉन द केमिकल्स। जो केमिकल्स हमारे दिमाग से सिक्रेट होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, नर्व के थ्रू हमारी बॉडी में जो एक मैसेंजर का काम करते हैं, जाके मैसेज पहुंचाते हैं, फिर आके वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। उस तरीके के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती रहेगी। तो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन जो है वो भी डिपेंड अपॉन करता है केमिकल्स के ऊपर। और अगर बात केमिकल्स की आई है तो इट मीन्स वो बात कर रहा है आपकी केमिस्ट्री की। थर्ड एग्जाम्पल गाइज हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कंप्यूटर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो जो सारे उसके पार्ट्स है वो जुड़े हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ने काम किया होगा। तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री जो है वो अपना एक रोल प्ले करती है कि किस तरीके से जब उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं, उन चीज़ों को बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज़ करके उनकी वायर्स के अंदर या उनके मदरबोर्ड के अंदर। और इवन यू कैन से अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो उसको भी किसने बनाया, उसको भी तो किसी आखिर इंसान ने बनाया होगा ना। वो इंसान किसके ऊपर डिपेंड कौन कर रहा था, केमिकल्स के ऊपर जो क्या हो रहे थे, डिफरेंट ग्लैंड उसको सिक्रेट कर रही थी। तो हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो सबसे पहले अब तक हमने क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, जो आप लोगों की इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर and interactions with other matter, or you can say is the science of molecules and their transformation, or you can say it deals with structure, compositions and the properties of matter, or you can say is the science of molecules and atom। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। देन उसके बाद आता है कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो क्या है, एक सेंट्रल रोल प्ले करती है जितनी भी और ब्रांचेज हैं उनके बीच में। सो केमिस्ट्री प्ले अ वेरी सेंट्रल रोल, और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइवर्स एरिया। सेंट्रल रोल प्ले करेगी ऑल ब्रांचेज के साथ, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स जो आपके सामने हैं उनके अंदर। ठीक है, उनके अंदर वेदर पैटर्न, या फिर आपका फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन, या फिर ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। अब गाइस बात ऐसी है कि केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है।
केमिस्ट्री जो है वो एक जुड़ी हुई है पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज से। फॉर एग्जांपल, आप लोग इतने सारे सुबह उठने से जब उठ जाते हो यानी कि और सोने तक इतने केमिकल्स का यूज़ करते हो, और अगर आपने कभी ध्यान से सोचा हो तो वो सारे केमिकल्स कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से आते हैं। अब वो क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट कि वो क्या होंगे? इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट जिनके अंदर केमिस्ट्री का जो रोल है वो प्ले होता है और उनको हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो ऐसा हम हेडिंग हमारी मेन बना सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या एग्जांपल दे सकते हो बच्चे आप लोग? बताओ। सो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिटर्जेंट, सोप, पॉलीमर, पॉलीथीन, फर्टिलाइजर्स, अलोए, साल्ट, ड्रग, डाई, etc। तो देखिए हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट है जो हम डेली रूटीन की लाइफ में जिनको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट, सोप, पॉलीमर, पॉलीथीन, फर्टिलाइजर्स, अलोए, साल्ट, ड्रग, डाई, etc। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स है, वो सारे केमिकल्स है जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है ड्रग। अब ड्रग का मतलब यानी कि मेडिसिन्स, वो मेडिसिन जो हमारी बॉडी को क्या करती है, जब हमें पेन हो तो हमें आराम दे। सो हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स है गाइस जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट के पेपर में पूछी जाती है। एक तो बार ये क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ है। सो देखिए हम लोग अब इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में बात करते हैं। हमारे पास मेनली यहाँ पे है 3 टाइप की। सबसे पहले है दैट इज सिस्प्लेटिन, CIS प्लेटिन। दूसरी ड्रग है हमारे पास टैक्सोल, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों का जो यूज है गाइस, इनका यूज किया जाता है कैंसर थेरेपी के अंदर। कहाँ पे यूज करेंगे इन दोनों का? कैंसर थेरेपी, यानी कि जिस पेशेंट को कैंसर की बीमारी होगी उसमें ये काफ़ी आरामदायक साबित हुई है अब तक के डाटाबेस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें सिस्प्लेटिन की, देखिए होता क्या है, बुक्स के अंदर सिर्फ नाम लिख देंगे और यहाँ पे उनकी जो स्टोरी है उसको ख़त्म कर देंगे, बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग इनके विद फॉर्मूले के साथ काम करेंगे। तो देखिए सिस्प्लेटिन का आपका जो फॉर्मूला होगा दैट इज प्लेटिनम NH3 का डिवाइस Cl2 का डिवाइस, PT यानी कि प्लेटिनम, NH3 यानी कि अमोनिया का डिवाइस Cl2, और ये सारा जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होगा। और ये जो फॉर्मूला है आपका दैट इज सिस्प्लेटिन, जो कि कैंसर थेरेपी के अंदर यूज किया जाता है। अब बात आती है टैक्सोल की कि फिर टैक्सोल का क्या फॉर्मूला हो। फॉर्मूला जो होगा गाइज हमारे पास दैट इज C47 H51 NO14। दोबारा देख लीजिए टैक्सोल का C47 H51 NO14। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास टैक्सोल का, जो भी आपकी ये दोनों जो फॉर्मूले किसी भी बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। सो सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ड्रग्स हैं जिनका हमने यूज़ किया कैंसर थेरेपी के अंदर, और ये दोनों हो गए इसके साथ इनके फॉर्मूले। अब हमारे पास है तीसरी ड्रग जिसका नाम है गाइज AZT। देखिए AZT, AZT की फुल फॉर्म देख लीजिए, एजिडो
एजिडोथाइमाडीन, AZIDOTHYMIDINE, एजिडोथाइमाडीन। इस ड्रग्स का जो यूज़ है, इसका जो यूज़ है वो किया जाता है एड्स के जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, एड्स के यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज करने के लिए AZT यानी कि एजिडोथाइमाडीन्स मेडिसिन का, ड्रग का यूज़ किया जाता है। और काफ़ी जो है इसके रिजल्ट्स अच्छे निकल के आए हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट बेस्ड डाटा जो भी हमारे पास आया है। देखिए हमारे पास तीनों ड्रग्स होगी, सिस्प्लेटिन, टैक्सोल एंड AZT। अब ये जो हमारी AZT है, अब क्वेश्चन आया था कि AZT हमारे पास आई कहाँ से। हमारे पास जो है मोस्ट ऑफ जो कलेक्शंस होती है, अगर हम मेनली ड्रग्स की बात करें तो वो आइसोलेट किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट से। प्लांट से पहले उनको एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा, इसके बाद उनको सिंथेटिक मेथड के अप्लाई करके लैब के अंदर जो है मेडिसिन, ड्रग, कैप्सूल्स, दवाइयाँ जो भी वो आपकी है वो तैयार की जाएगी। तो यानी कि पहले जो होगा वो नेचुरल फिनोमिना होगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा, देन सिंथेटिक मेथड से उनको प्रिपेयर किया जाएगा। सो गाइज ये थी हमारी आज की बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, सो गाइज ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे, पहले जस्ट इसकी एक फटाफट से रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, और देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल HR क्रिएशन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस आज हम लोग लेके आए हैं 11th क्लास के लिए वीडियो। उनका एक लेक्चर डल चुका था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री की हमने डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन देखी थी। हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू लेवल्स जो है वो डेफिनेशन चेंज होती रहती है। उसके बाद हमने बताया था कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं। तीसरा हमने बताया था कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ के अंदर उनका यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो केमिस्ट्री है वो अपना रोल प्ले करती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक का हमारा काम हुआ था। इसके साथ साथ हमने 3-4 ड्रग्स के बारे में देखा था, जिनमें से एक था सिस्प्लेटिन, दूसरा था टैक्सोल और तीसरा था एजिडोमाइसिन या AZT जो भी आप बोल सकते हो। सो इसके बाद हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ एनवायरमेंटल इशू का, प्रॉब्लम का जो भी आपका टॉपिक है वो देखिए गाइस, आप लोगों को पता है कि दिन प्रतिदिन जो है हमारे एनवायरमेंटल जो चेंजेज है वो हो रहे हैं। लास्ट ईयर अगर हम इन दिनों की बात करें तो गर्मी का जो लेवल था वो कुछ अलग था। इस ईयर आप लोग देख रहे हो गर्मी का लेवल कुछ अलग है। इससे पहले की अगर बात करें उस टाइम का लेवल कुछ अलग था। तो यानी कि हर साल जो है वो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। पहले टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था, इस बार का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी अप डाउन चल रहा है। सो यानी कि ये जो हर ईयर जो है एनवायरमेंटल जो इतने चेंजेज आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, कहीं पे बहुत बाढ़ आई हुई है, कहीं पे बिल्कुल सूखा भी पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा तूफान चल रहे हैं, पीछे अर्थक्वेक के भी काफ़ी सारे झटके आए हुए थे। सो ऐसा है, ये जो सारी आपदाएं हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये तो भगवान का किया हुआ सारा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो केमिस्ट्री रोल प्ले कर रही है। एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखें तो हर साल इतने चेंजेस आते हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं होता। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल सबसे मेजर प्रॉब्लम की, दैट इज़ पोल्यूशन। लास्ट के 2 ईयर से, क्योंकि इस ईयर भी जो था वो कोविड रहा, लास्ट ईयर भी कोविड था, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन का लेवल था, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज जो भी छोटी या बड़ी थी वो बंद रही, उनके बंद रहने का असर इतना हुआ, या अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई हुई थी कि हमारे यूपी के अंदर से डायरेक्ट जो हिमालय का पर्वत है वो दिख रहा है। लास्ट ईयर भी काफ़ी दूर से चंडीगढ़ तक से भी हिमालय की जो चोटियाँ थी वो लगातार कंटिन्यू के अंदर विजिबल थी, बड़े क्लियर। अदरवाइज़ होता क्या था कि इतने पोल्यूशंस के दौरान हमें दूर का जो
कोई भी पहाड़ी एरिया है वो हमें क्लियर इतना नहीं दिखाई देता था, लेकिन लास्ट के 2 ईयर से पोल्यूशन कम हो रहा है तो जो दूर की चीज़ें हैं वो भी क्लियर विजिबल हो रही है। अब पोल्यूशन कम हो रहा है, बात यहाँ पे आ रही है पोल्यूशन की। पोल्यूशन के टाइप्स बहुत होते हैं, हमारे पास 9th 10th के अंदर पढ़ते हो, बट हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें मेन देखना है कि वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है। देखिए गाइस, आप लोगों को पता है जो हमारी अर्थ, अगर हम डीप के अंदर अभी बात करते हैं इसकी, ये हमारी अर्थ मानना है हमने कि इसको अज्यूम करेंगे ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर आप लोगों को पता है ओजोन लेयर होती है। वो ओजोन लेयर क्या करती है, सूरज से यानी कि सन से जो रेडिएशंस आती है, जो रेज आती है, वो डायरेक्ट हमारी अर्थ के ऊपर आके अटैक ना करे, तो इस वजह से वो जो ओजोन लेयर है हमारे ग्लोब को पूरे को कवर अप करके रखती है, हमारी अर्थ को कवर करके रखती है, ताकि डायरेक्ट जो रेज आएगी वो आके अटैक ना कर पाए। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अटैक करेगी तो इसका मतलब है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा, एकदम से हाई होने का मतलब है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियां जो ऐसी होती है गर्मी के अंदर पैदा होती है। गर्मी होगी तो स्वेट होगा, पसीना आएगा, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, स्मेल होना स्टार्ट हो जाएगी, छोटे छोटे जर्म्स पैदा हो जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत टाइप की। सो ये वो जो हमारी ओजोन लेयर है वो, यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया, वो तो हमारे लिए किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। वो तो सूरज की रेज से हमें बचा रही है, सूरज की किरणों से बचा रही है। सो इसका मतलब वो हमारी अर्थ के लिए एक प्रोटेक्शन का काम कर रही है। सो देखिए अब होता क्या है, अब क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि ओजोन लेयर कहाँ पे है, ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पे है, या हमारे अर्थ के ऊपर किस किस टाइप की लेयर प्रेजेंट है। सो देखिए सबसे पहले हम लेयर्स की बात करते हैं। ये हमारी अर्थ, हमने इसको माना भी ये हमारी अर्थ है। अगर अर्थ को हम यहाँ से बिल्कुल x मानते हैं या 0 मानते हैं कि हम इस डिस्टेंस के ऊपर खड़े हुए, अगर अर्थ से हम लोग 10 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, यानी कि 0 से अगर हम स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट हमारा मानेंगे कि हम 0 पे हैं, और 10 किलोमीटर जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास आती है पहली लेयर, दैट इज ट्रोपोस्फियर, जिसका नाम दिया हुआ है ट्रोपोस्फियर। अब हम 10 किलोमीटर के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट आ चुका है 0 से 10 के ऊपर। अब अगर हम देखें तो 10 से लेके अगर हम 30 किलोमीटर तक जाते हैं, 10 हमारा फर्स्ट पॉइंट था, 10 से हम गए अब 30 किलोमीटर अबव, 10 to 30 यानी कि, तो दूसरी जो हमारी लेयर्स होती है जिसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फियर। पहले का नाम था 0 to 10 ट्रोपोस्फियर, 10 to 30 दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड हमारे पास आता है गाइस 30 to 50 किलोमीटर। अगर हम देखें 30 to 50 किलोमीटर अगर हम देखते हैं, तब हमारे पास आता है मीजोस्फियर। कौन सा स्फीयर आएगा, थर्ड वन, दैट इज मीजोस्फियर। अगर हम जाएं फोर्थ के पॉइंट के ऊपर 0 to 10, याद रखना है हमें, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 50 एंड 50 to 400 किलोमीटर। अगर हम 50 to 4 किलोमीटर 100 जाते हैं तब हमारा, इसका मतलब है, अब देखिए आप लोग कितना चल चुके हो, यानी कि धरती से 400 किलोमीटर अबव ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे गर्मी एक टाइम तो बढ़ेगी, जब तक आप लोग क्या नहीं आता उसको पार नहीं करोगे, क्रॉस नहीं करोगे। तो 400 किलोमीटर के ऊपर जब आप लोग जा चुके हो, इसका मतलब जो है अब रेज के आप लोग पास जा रहे हो, तो तब आपके पास आता है थर्मोस्फियर, यानी कि अब गर्मी बढ़ रही है, नाम से ही कन्फर्म हो रहा है हमें थर्मोस्फियर, ठीक है। अब अगर बात आती है कि हम 400 पे भी क्रॉस जो है हमारा फाइनल पॉइंट ना मानने और उससे भी आगे हमें जाना हो, यानी कि 400 किलोमीटर से अगर हम आगे जाएं तो उसको हम नाम दे देते हैं दैट इज एक्सोस्फियर। तो यानी कि हमारे पास ये लेयर्स बन गई है। पहले अर्थ है, अर्थ के बाद 0 to 10 ट्रोपो, 10 to 30 स्ट्रेटो, 30 to 50 मीजो, 50 to 400 थर्मो, एंड अगर 400 से अबव जाएंगे तो दैट इज एक्सोस्फियर। अब जो ओजोन लेयर थी वो कर रही थी प्रोटेक्शन का काम। अब हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं फालतू में। ऐसा तो नहीं है कि इतना टाइम होगा हमारे पास जो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, और वो करता क्या आप लोगों को ये भी ज़रूर पता होगा। तो देखिए आपका जो CFC है वो CFC क्या कर रहा है, अगर हम इसको अपनी अर्थ मानते हैं तो CFC क्या कर रहा है, अर्थ के ऊपर हमारी जो ओजोन लेयर है, यानी कि जो इसको कवर कर रही है, जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है सूरज की रेज से, सन रेज से, सो उनको क्या कर रही है, वो CFC इस ओजोन लेयर के अंदर होल क्रिएट कर रही है, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर रही है। और अगर वो पोर क्रिएट कर रही है तो इसका मतलब है उन पोर के अंदर से, उन होल्स के अंदर से जो रेज होगी अब वो जल्दी एंटर करेगी एज कंपेयर कि वो डायरेक्ट ना करे। ठीक है, अब पोर है तो वो डायरेक्ट करेगी, और अगर पोर नहीं होगी तो पहले आके सीधा उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर ताकत होगी तो उसको क्रॉस कर जाएगी, अदरवाइज वो वहीं पे फिनिश हो सकती है, क्योंकि वो एक टाइप की एनर्जी ही है और कुछ नहीं है। सो अगर CFC जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब CFC बढ़ने का मतलब है वो तो डायरेक्ट ओजोन लेयर के ऊपर अटैक करेगा। जितना ज़्यादा CFC का लेवल होगा उतनी ज़्यादा वो ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन पैदा कर देगा। ओजोन लेयर अगर डिप्लीशन स्टार्ट हो गया है इसका मतलब वो हमारे लिए लॉस है, डायरेक्ट रेज का बुलावा है वो तो। सो CFC का लेवल बढ़ने से हमारी अर्थ की जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाएगी, ड्यू टू जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक प्रॉब्लम थी एनवायरनमेंट की कि CFC है या ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आज भी है, 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी, 30 साल पहले भी थी, यानी कि दीज प्रॉब्लम्स आर स्टिल कंटिन्यू, वो अभी तक मोशन के अंदर है, अभी तक चल रही है। ठीक है, पहले भी थी आज भी है। सो एनवायरनमेंट की कुछ हमारे पास प्रॉब्लम है जो स्टिल कंटिन्यू है, उनमें से कौन से है देखिए, सच एज मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस की जो गैसेज होती है उनका मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल CH4 दैट इज मीथेन गैस, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, both are harmful and this one also। देखिए इनका यूज भी है और इनका डिसयूज, मिसयूज, इनका फेलियर, इनके डिसएडवांटेज, इनके डीमेरिट्स, जो मर्जी आप लोग बोल सकते हैं। सो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स है, पहले भी थी आज भी है। ओजोन लेयर की पहले थोड़ी प्रॉब्लम कम थी, अब हर ईयर टू ईयर जो क्या हो रहा है वो बढ़ रही है। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम के साथ साथ ग्रीन हाउस की जो गैसेज है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पैदा हो रही है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी धुआं निकलेगा, प्रदूषण करेंगे, पोल्यूशंस होगा, सो वो सारा इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा, और हमेशा ही इन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। सो यहाँ तक आपका जो था वो था अभी तक सिर्फ इंट्रो, अभी तक भी हम लोग हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर नहीं आए थे। ये सारी चीज़ें इस वजह से बतानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि जब हम चैप्टर पढ़े तो हमें इन चीज़ों का पता हो कि हाँ ये वर्ड्स पहले सुना हुआ है, इस वर्ड्स का मतलब हमें पता है, क्या होता है ट्रोपोस्फीयर हमें पता है, क्या होता है थर्मोस्फीयर हमें पता है। सो अगर हमें पहले नहीं पता होगा और हम सीधे ही हमारे टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे तो वो लॉस होगा हमारा। आराम से करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे तो यहाँ तक का काम जो था आपका वो डन हो जाता है। चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गाइस नेचर ऑफ मैटर। पहला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैटर। सो नेचर ऑफ मैटर, नेचर का मतलब क्या है कि उस चीज़ की नेचर कैसी होगी। मैटर, मैटर क्या होता है गाइस, 9th में 10th में, इवन ये तो 6th से स्टार्ट हो जाता है कि मैटर क्या होता है। सो मैटर है क्या, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसका क्या होगा, अपना एक मास होगा, जो क्या करेगा, कोई ना कोई स्पेस को कवर करेगा। सो सिंपल सी हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि एनीथिंग विच हैव मास विच ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज नोन एज अ मैटर। सो मैटर को हम बोल सकते हैं कि एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर एग्जांपल दिस वन, chalk holder, that is a matter. Chalk, that is a matter. This one, that is a matter. This one, that is a matter. Anything जो क्या होगा, जिसका मास होगा, जो क्या होगा, जो कोई ना कोई स्पेस को कवर अप करेगा, सो दैट इज अ मैटर। कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, कंप्यूटर, चेयर, फैन, बुक्स, पेन, इरेजर,
जितनी मर्जी चीज़ें आप लोग बोल सकते हो। ऑल थिंग्स आर मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास। चलिए, अब ये तो ठीक है कि जिस वस्तु का, पदार्थ का, मैटर का क्या होगा, कुछ मास होगा, कोई ना कोई स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेगा, वो मैटर हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि वो चीज़ बताओ जो मैटर नहीं है। यानी कि ऐसी चीज़ हमें बतानी है उस बंदे को कि जो मैटर नहीं है, यानी कि जिसका ना तो क्या होगा, कोई ना कोई मास होगा, ना ही वो जो चीज़ होगी आपकी कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। सो ऐसी भी हमारे पास चीज़ें होती है गाइस। देखिए, थिंग्स दैट आर नॉट मैटर, कि ऐसी चीज़ें देखेंगे जो मैटर नहीं होगी। थिंग्स दैट आर नॉट मैटर इंक्लूड थॉट्स, जो हम सोचते हैं। सो उसका कोई ऐसा नहीं है, अभी हमने अगर थोड़ा हाथ ज़्यादा सोच लिया तो यहाँ पे वज़न हो जाएगा, या इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, या हमारा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सो इसका मतलब मास नहीं बढ़ा है, इसका मतलब उसने कोई स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं किया। आइडियाज़, हम लोग आइडियाज़ करते हैं, भी हमें ये करना है, हमें वो करना है, जो भी आपका आइडिया होगा, दैट इज़ नॉट अ मैटर, दैट नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव नेवर अ मास। इमोशंस, कोई खुशी का मारा पागल है, तो कोई दुख में पागल है, कोई प्यार में भी पागल है। क्यों गाइस? सो इमोशंस, होप, आशा, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, और आप लोगों को वो यहीं पे फंसाएगा सामने वाला। मैटर का सबको पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बट वो चीज़ नहीं पता होगी जो मैटर नहीं है, और आपको वही पता होना चाहिए कि इमोशंस, आइडियाज़, होप, थॉट्स आर नॉट इंक्लूड इन द मैटर। क्लियर गाइज यहाँ तक? अगर अभी तक का समझाया हुआ में आपको कोई भी डाउट है तो गाइज साथ साथ नीचे आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स ओपन कर रखे इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ठीक है कि हमें मैटर का पता चल गया, मैटर क्या है, मैटर के एग्जाम्पल्स का पता चल गया, जो चीज़ मैटर नहीं है उसके एग्जाम्पल्स का पता चल गया। अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मैटर फिजिकल स्टेट, यानी कि हमें मैटर का पता चल गया, अब हमें मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में बताना है। देखिए, फिजिकल स्टेट, दो वर्ड आए यहाँ पे, एक फिजिकल और एक स्टेट। फिजिकल वर्ड से मतलब है गाइज, जो चीज़ आप देख के पहचान पाओ, तो चीज़ आप देख के बता पाओ कि ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे, इसका मतलब आपके बीच में उसका फिजिकल रिलेशन है, आप लोग उसको देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। स्टेट कैसी होगी, उसकी अवस्था कैसी है। सो मैटर के बारे में हमें उसकी फिजिकल स्टेट को बताना है, और इसकी हमें करनी है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, डिवाइड करना है, यानी कि इसको। सो देखिए, हमारे पास होता है गाइस सॉलिड, सॉलिड स्टेट होती है हमारे पास, लिक्विड स्टेट होती है हमारे पास, गैसियस स्टेट होती है हमारे पास, प्लाज्मा भी स्टेट होती है हमारे पास। और ऐसा नहीं है जो स्टोरी होगी वो सिर्फ इन चारों के ऊपर आके रुक जाएगी, आगे भी पढ़ेंगे। जैसे ही ये फिनिश होगा तो इसकी जो स्टेट्स होगी उनको कंप्लीट बताया जाएगा आपको। सिर्फ हम स्कूल वालों की तरह 3 या 4 स्टेट्स के बारे में नहीं बताएंगे। पहले ही बोला था कि हम जो देंगे वो मैटर ऐसा देंगे कि आप लोग याद रखेंगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया है पहले, लेकिन वो देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जो इंक्लूड है, जो हमें पहले, बिकॉज एग्ज़ाम्स देने, अगर हम एग्ज़ाम्स ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हम आगे की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो पहले हमें एग्ज़ाम पे फोकस करना है। जैसे ही एग्ज़ाम का सिलेबस मान लें यहाँ तक पूरा हुआ कि सॉलिड लिक्विड गैस हमारे सिलेबस में से, तब हम कंपटीशन टाइप का देखेंगे साथ साथ। सो देखिए, सबसे पहले हमें पता चलता है कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। सॉलिड स्टेट आपको पता है, कोई भी जो हार्ड पदार्थ होगा दैट इज़ अ सॉलिड, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो होंगे आपस में बिल्कुल पास पास होंगे, क्लोज टू ईच अदर, एंड इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर दे कांट मूव बिकॉज दे हैव नो स्पेस। यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे, एक सेकेंड गाइस, इनके जो पार्टिकल्स होंगे हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज आप इसको नोट डाउन कर चुके हो, यहाँ तक का जो काम था। सो गाइज, हमारा अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की, तो इसका मतलब ये हमारे पार्टिकल्स हैं,
ये हमें कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसके अंदर हम पार्टिकल्स शो करेंगे, छोटे छोटे एटम्स शो करेंगे जो क्या है, क्लोज है एक दूसरे के, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, और उसी चीज़ को आप नाम दे दोगे सॉलिड स्टेट का, चाहे फिर वो कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल रॉक, पत्थर, सॉलिड होते हैं पत्थर, भारी इसी वजह से तो होते हैं। जो चीज़ जितनी सॉलिड होगी उसका उतना ही वजन होगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास होंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे, उनके पास स्पेस नहीं होगा। क्लोज पार्टिकल्स, रॉक, कोयन, सिक्का। सिक्का ऐसा तो नहीं होता कि आपके हाथ में था और आप उसको मसलते रहे एंड इट कन्वर्ट इनटू अदर स्टेट, नेवर, बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैव नो स्पेस टू मूव। नेक्स्ट वन, दैट इज लिक्विड स्टेट। सेकंड स्टेट आती है हमारे पास लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए आप लोग डिफरेंस क्लियर देख सकते हो। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है। सो इट मीन्स सॉलिड जो पार्टिकल थे उनके बीच में स्पेस नहीं था एंड दे कांट मूव, बट लिक्विड हैव अ स्पेस एंड दे कैन मूव। इनके पास स्पेस होगा, ये मूव कर पाएंगे, ठीक है। इनका जो स्पेस होगा वो सॉलिड वालों से ज़्यादा होगा, दैट्स वाई दे आर लिक्विड। अगर ये मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ कैसी होगी, लिक्विड होगी। क्लियर है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके थ्रू एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को पकड़ा हुआ है, आपस में जो चीज़ अटैच है, वो क्या होगा, पहले वाले के कंपैरिजन में कम होगा। पहले वालों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट यहाँ पे जो है वो क्या होगा, उससे कम होगा, ताकि वो पार्टिकल्स मूव कर पाएँ, बिकॉज दे हैव अ स्पेस। एग्जाम्पल्स क्या दे सकते हैं लिक्विड के, क्लोज बट मूव पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, दैट इज H2O, Hg यानी कि मरकरी, मरकरी आपको पता लिक्विड होती है। C2H5OH दैट इज इथेनॉल, वाटर, जूस, इथेनॉल, स्प्रिट, लैम्प स्प्रिट जिसको आप बोलते हो। सो ये चीज़ें कैसी है, हमारे पास लिक्विड है, हम इनको चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इनको यानी कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं इजी, बिकॉज दे कैन मूव, बिकॉज दे हैव अ स्पेस, बिकॉज दे हैव अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल और द सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आते हैं गाइस, दैट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, देखिए सॉलिड में कितने पार्टिकल्स क्लोज थे, लिक्विड में उससे थोड़ा सा दूर हो गए हैं, और गैसियस के अंदर जो पार्टिकल्स थे दे आर कंप्लीटली फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव अ लोट्स ऑफ स्पेस, सो दे कैन मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर है गाइस कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे बिकॉज दे हैव अ लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के अंदर हमारे पास स्पेस है वो थोड़ा सा बन जाता है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है एंड दे कैन मूव। और गैसियस पार्टिकल के अंदर हमारे पास जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो चीज़ को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर चीज़ मूव करेगी, इनका मतलब है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनसे भी कम है। सो सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुई सॉलिड में, उससे कम हुई लिक्विड में, और सबसे कम हुई गैसियस में। इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होगा एंड इनके बीच में लार्ज स्पेस होगा। ये मूव नहीं करेंगे, ये थोड़ा मूव करेंगे एंड दे कैन मूव वेरी इजली। अब गैसियस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। गैसियस के एग्जांपल देखिए गाइस, एयर। एयर एक गैस है, ऐसा नहीं है आप लोग बोलोगे भी मैं एयर ले रहा हूँ, आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, बट एयर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की गैसेज होती है। एयर के अंदर CO2 भी प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, CFC भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप की गैसेज, बिकॉज मिक्सचर्स जो होगा वही एयर कहलाएगा। एयर्स है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है एंड द लोड्स ऑफ ऑल्सो।
सो वो किसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे हमारे पास, गैसियस स्टेट के। सो कल हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, क्लासिफिकेशन से। आज के लिए आप लोग इसको देखिए, कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो गाइस ज़रूर कमेंट कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज़ HR क्रिएशन। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो हैं वो केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के और बायोलॉजी के जो लेक्चर्स है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। बट ड्यू टू सम टाइम्स जो है कोविड की वजह से अभी आप लोगों की जो क्लासेस नहीं चल रही है, सो हम लोगों ने दोबारा से सोचा है कि आप लोगों के लिए टेस्ट की जो सीरीज़ होगी, लेक्चर की जो सीरीज़ होगी वो दोबारा से स्टार्ट की जाए। सो गाइज़, आज आप लोगों को मैं सिर्फ एक बेसिकली इंट्रोडक्शन देने आया हूँ कि हम लोग अगेन आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स, जो भी हम लोगों के पास अवेलेबल टीचर होगा, सो आप लोगों को वो जो मैटर होगा क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए एंड BSc के लिए आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस करवाया जाएगा, आपको होम असाइनमेंट टाइप यानी कि टेस्ट आप चाहे तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों के पास ऑप्शन टाइप भी आ सकता है, या फिर जैसा आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव चाहें, सब्जेक्टिव चाहें, डिपेंड ऑन यू। जितना आप लोगों का सिलेबस होता रहेगा वीकली, हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को क्लास ना रख के कि हम लोग आप लोगों का टेस्ट की जो सीरीज होगी उसको भी साथ साथ स्टार्ट करें। और हम लोगों का जो मेंस होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ कि हरियाणा बोर्ड किया या फिर CBSE, जैम, IIT, JEE मेंस, ये जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ, सो आप लोगों को जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हम लोगों की जो टीम है वो कोशिश करेंगे कि हम जितना बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को दे सकते हैं वो मटेरियल प्रोवाइड करवाएं, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उसके लिए भी कुछ पे करना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट। सो ये जो इंट्रोडक्शन है जस्ट एक सीरीज़ की मैंने आप लोगों को दी है। ये जो वीडियो है स्पेशली मैं क्लास 11th के लिए बनाने जा रहा हूँ। इसमें जस्ट आज आपको बताया जाएगा कि आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना क्या है, क्या आपके पास सिलेबस है और क्या नहीं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए, क्योंकि वो तो ड्यू टू कोविड की वजह से कैंसिल आपके हो चुके हैं, सो आप लोगों के एग्ज़ाम्स बेसिक से बच्चे कैंसिल हो चुके हो, लेकिन आप लोगों का ही ये लॉस है। बट आप लोग उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो बोर्ड की वजह से कैंसिल हुआ, उसमें स्टूडेंट्स का तो कोई रोल नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों का इसमें थोड़ा सा नुकसान देखो ज़रूर है, क्योंकि अगर आप लोग पेपर देते तो आप लोगों को पता चलता कि किस लेवल का एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड बनाता है, चाहे फिर वो CBSE बोर्ड का हो, चाहे वो HBSE बोर्ड का हो। सो उसी के बेस के ऊपर आप लोगों को फिर क्लास 11th और 12th के अंदर भी उन्हीं चीज़ों को आप लोग पढ़ते, उन्हीं न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिलेबस। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है वो क्लास 11th 12th के लिए डलते रहते हैं। सो यहाँ पे हम आज करेंगे 11th क्लास के लिए। ठीक है बच्चे, जो 10th में स्टूडेंट्स थे, अभी जो 11th में घर पे बैठ के जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो 11th क्लास की जो केमिस्ट्री आपको होगी वो मैं आप लोगों को टीच करूँगा। सबसे पहले टीच करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, कि आप लोगों के पास क्या सिलेबस में है और आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है गाइस, सो आप लोगों के पास टोटल जो है वो हमारे पास 14th यूनिट है। ठीक है, यानी कि 14 यूनिट है अपने पास जो हम लोगों को पढ़नी है अच्छे से। उनमें से हमारी जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
यानी कि ये जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है आपका एनसीईआरटी की भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वही सिलेबस जो है फॉलो किया जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर भी, और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव्स होंगे वो जो पैटर्न होगा, जितना भी आपका सिलेबस होगा, वो सारा ही एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही उठाया जाता है। जिस बच्चे को एनसीईआरटी की बुक एक अच्छे से आती है सो वो एक अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम को क्रैक वहाँ पर कर पाएगा। सो पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जस्ट आपको केमिस्ट्री की ही इंट्रोडक्शन दी जाएगी। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कहाँ से आती है, केमिस्ट्री के ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, मैटर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। सेकेंड अपने पास चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर्स कैसे पता चलेगा, जब कोई मॉडल्स पढ़े होंगे, आप लोगों ने देखा होगा बोहर मॉडल्स की, मे भी थोड़ी बहुत आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ रखी हो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ रखी हो। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये थर्ड चैप्टर है अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने के बाद हमें उनकी प्रियोडिसिटी पढ़नी है। प्रियोडिसिटी क्या है, जब कोई भी चीज़ रिपीटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ी जाती है, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो प्रियोडिसिटी होगी हमें उसको फाइंड आउट करना है, उसको पढ़ना है, डिफरेंट उसके ट्रेंड्स के बारे में। और गाइज ये जो आपके पास चैप्टर है, ये सेम चैप्टर आप लोगों के पास 10th के अंदर भी आता है, लेकिन 10th के अंदर जो है इसका लेवल थोड़ा सा कम है, और 11th के अंदर उन्हीं चीज़ों को आगे थोड़ा फर्दर बढ़ा दिया गया है। सो गाइज जिनको ये अच्छे से 10th में जिन्होंने सीख रखा है, सो 11th में उनके लिए ये चैप्टर बड़ा इजी रहेगा और उनके लिए जल्दी भी कवर अप हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। सो नाम देख लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। इसमें आप लोगों को पढ़ना है केमिकल्स के बारे में, केमिकल्स के बॉन्ड के बारे में। जो भी अपने पास केमिकल होंगे, केमिकल का मतलब क्या है, लाइक अगर आपके पास H2O भी है सो इट इज़ ए केमिकल, सो वो भी आप लोगों के पास एक केमिकल है। उनके अंदर बॉन्डिंग कैसे है, क्या उनके बॉन्ड पैरामीटर्स है, क्या आपके पास VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, ये भी इसी चैप्टर के अंदर आती है। और एक थ्योरी होती है हमारे पास MOT, दैट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर कवर अप करना है। इसके बाद हमारे पास जो 5th चैप्टर है गाइस, 5th में है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। काफ़ी इजी यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, आप लोग 10th में भी पढ़ के आते हो और 11th में भी है, 9th में भी आता है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर क्या है सबसे पहले पढ़ेंगे, मैटर की स्टेट्स क्या है, कैसे वो जो स्टेट्स होगी वो इंटर कन्वर्टेबल होगी एक दूसरे के अंदर, कितनी स्टेट हमारे पास पाई जाती है, कितनी स्टेट और डिस्कवर होने के चांसेस है, लेटेस्ट जो मैटर्स है उसकी कौन सी स्टेट अभी पाई गई है, कौन सी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसानदायक है, जितने भी इसके बारे में होगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स में भी आप लोगों को वर्ड जो है वो सुन के ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो साइंस है वो सारी ही एक्चुअली एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं आप लोग सिर्फ अकेली फिजिक्स पढ़ोगे और आपको केमिस्ट्री का पता नहीं चलेगा, या फिर आप लोग अकेली केमिस्ट्री पढ़ोगे आप लोगों को बायोलॉजी का पता नहीं चलेगा। तो जितनी भी आपकी साइंस की ब्रांचेज हैं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे
एनर्जी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में कि कौन सी है, क्या है, किसको किस से डिनोट किया जाता है, किसका क्या सिंबल है, किसकी क्या वैल्यू रहती है, कौन सा कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इन सब के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है दैट इज़ 7th, जिसका नाम हमारे पास है गाइस 7th। आई थिंक हम इक्विलिब्रियम ही लेके चल पड़ेंगे पहले। इक्विलिब्रियम। सो आप लोगों ने बहुत बार 10th में रिएक्शंस देखी होगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है कि हमारा क्या था, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ, बट बीच में कंडीशंस थी जहाँ पे ना तो वो रिएक्टेंट बना है और ना ही वो प्रोडक्ट बना है। सो इक्विलिब्रियम के अंदर भी हमारे पास काफ़ी अच्छे कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास जो यूनिट होगी गाइज वो आती है रिडोक्स। रिडोक्स रिएक्शन, ये भी जो है 10th में आप लोगों ने नाम पढ़ा जरूर होगा। देखिए 2 वर्ड से मिलके बना है जो रिडोक्स आपका है, एक RED, दूसरा OX। RED यहाँ पे डिनोट कर रहा है रिडक्शन को और जो OX है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपका ऑक्सीडेशन को। सो यानी कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही आपके पास एक साथ होंगी। सो इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी रिडोक्स रिएक्शंस के बारे में देखना है, पढ़ना है। रिडोक्स रिएक्शन बनती कैसे है, कैसे फिर उनको बैलेंस किया जाता है, अनबैलेंस्ड कैसे थी, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास 9th यूनिट आती है गाइस। रिडोक्स रिएक्शन के बाद अगर आप लोग चाहे तो ऑर्गेनिक तो खैर हम लोग अभी नहीं करेंगे। इसके बाद आप लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक अच्छी यूनिट है, काफ़ी बेसिक चीज़ें इसके अंदर हम लोगों को पता चलती है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का आप लोगों को सबको पता ही है कि हाइड्रोजन एक बड़ा लाइट एलिमेंट है जो कि सबसे ऊपर रखा गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। कुछ लोग इसको एस ब्लॉक के अंदर काउंट करते हैं, बट गाइस ऐसा नहीं है। आप लोग अगर कभी भी ध्यान से देखना, जितनी भी आपकी पीरियोडिक टेबल आपको दी हुई मिलेगी उसके अंदर जो हाइड्रोजन का कलर होगा वो टोटली ही आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल से अलग दिया मिलेगा। सो आप लोग उसको उसमें काउंट मत कीजिए। ये है आपका हाइड्रोजन। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास आता है द एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर हमें पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब एस ब्लॉक कहाँ है, इसी वजह से गाइस वो जो हमारा 3rd चैप्टर था क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, पहले आपको वो पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर आप लोगों को एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, ट्रांजिशन मेटल का, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का या कैटालिस्ट का, अगर आपको नोबल गैसेज का पता ही नहीं होगा, सो आप लोग जो है वो चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाओगे। सो पहले आप लोगों को इसी वजह से चैप्टर की इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। देन अगर उसी इंट्रोडक्शन के अंदर से कोई नया चैप्टर या कोई नई यूनिट या कोई नया टॉपिक निकल के आता है तो फर्दर उनको स्टडी किया जाता है। तो इसके बाद है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं जिनको आप बोलते हैं एल्कली मेटल और एल्केलाइन। अर्थ मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सो ये आपका ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास 11th द पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास जो ब्लॉक आता है दैट इज़ पी ब्लॉक। सो जितना भी आपका 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट हैं उनको हम काउंट कर लेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ऐसा बोला जाता है कि जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो इसका मतलब आप लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, मेटल्स टू नॉन मेटल्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो पी ब्लॉक के अंदर आप लोगों को ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब की आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। यूनिट हमारे पास है 12 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, और मेरी फेवरेट यूनिट। सो गाइज ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए हर एक बंदा जो है वो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ता है और पढ़ाता है। सो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को काफ़ी पता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स में से पढ़े हुए, चाहे वो कॉलेज के हो या फिर स्टूडेंट्स अपने स्कूल के हो,
सो ऑर्गेनिक का जो पोर्शन होगा वो आप लोगों को हमेशा और जो पार्ट है दैट इज़ फिजिकल या फिर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़बरदस्ती करवाया जाएगा, हमेशा एक अलग टाइप से, हर एक रिएक्शन विद मैकेनिज्म के साथ, हर एक कंडीशंस के साथ। सो इसके बाद हमारे पास जो यूनिट आती है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों की बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो अच्छी यूनिट है, इसके अंदर काफ़ी कुछ इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप लोगों को सिखाए जाएंगे, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो बेंजीन का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कार्बोक्टाइन हो, चाहे वो कार्बो अनायन हो, जितने मर्जी आप लोगों के यहाँ पे आप सीख सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इस चैप्टर के अंदर जितने भी बेसिक कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं उन्हीं के बेसिस के ऊपर आपकी जो ऑर्गेनिक है वो आपको समझ में आती है। सो अगर जिस स्टूडेंट को ये चैप्टर यहाँ पे कमी रहती है वो आगे जाके भी परेशान होने के उसके चांसेस हैं। सो ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अच्छे से सीखना है। एंड द लास्ट वन, जिसको आप लोग बोलते हो हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिक्सचर होगा, और हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर से आप लोगों को देगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डाइईन, etc। सो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप लोगों को पढ़ने हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, नेचर्स के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर जो आप प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं। एंड लास्ट आपके पास है 14th यूनिट दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट जो सिलेबस था यानी कि 2020 के अकॉर्डिंग CBSE में तो इस चैप्टर को कट कर रखा था ड्यू टू कोविड, क्योंकि उन्होंने सिलेबस जो है वो थोड़ा सा कम किया था। बट इस बार का अभी जो सिलेबस है वो साइट पे अपडेटेड नहीं हुआ है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी चैप्टर को ना छोड़ें, क्योंकि अगर 1-2 मार्क्स भी किसी का एक अच्छे कंपटीशन के लेवल में कम रह जाता है तो उस स्टूडेंट्स को ही उसकी मार्क्स की वैल्यू पता होती है। सो गाइज, ये हमारी 14 यूनिट है और इन 14 यूनिटों को हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी और जितनी अच्छे से आप लोगों को समझा पाएँ, जितना अच्छा डाटा आप लोगों के पास प्रोवाइड करवा पाएँ, वो हमारी टीम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगी। इसी के साथ क्लास 12th का भी हम लोग साथ के साथ 11th और 12th का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक लेक्चर आप लोगों के पास 11th का जाएगा, दूसरा लेक्चर आप लोगों के पास 12th का जाएगा। सो जितने भी आप लोगों के स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स सर्कल में जो भी हैं, आप लोग सबको बता दीजिए एंड आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, घर पे रहें, सुरक्षित रहें गाइज। कोविड की जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों के सामने है, रिजल्ट्स भी, सो हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल HR Creation। Hello guys, welcome to all of you in our official YouTube channel HR Creation। So guys, हम लोग आज करेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री। 2 लेक्चर आप लोगों के हो चुके हैं, 3rd लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक बार हम फटाफट उसको क्विक रिवाइज करेंगे, देन हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। देखिए गाइज, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एनवायरनमेंट के ऊपर किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारी थी, CO2 जो था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, या फिर CFC था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नेचर ऑफ मैटर क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट देखी थी, यानी कि हम लोगों ने और उसको क्लासीफाई किया था ऑन द बेस ऑफ उसकी फिजिकल स्टेट, और उनके अंदर से हमारे पास निकल के आया था सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ठीक है, हमने 3 ही स्टेट उसकी एक टाइप से देखी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 स्टेट होती है, हमारे पास और भी फर्दर है, वो हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था उनके थोड़े थोड़े करैक्टर की, सॉलिड कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं, और गैसेज के जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। यहाँ तक का जो हमारा काम था वो कल हमने किया था। अब हम फर्दर उसी को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे हमारे टॉपिक को। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 3 स्टेट, जो पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि पहले हमें सिलेबस पढ़ना है, फिर हमें अच्छे लेवल पे करना है। तो सिलेबस के अंदर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है कि किसी भी मैटर की कितनी स्टेट आपके पास है। हम लोगों ने कल उनके थोड़े से करैक्टर भी देखे थे, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मेनली अगर हम बात करें, या फिर कहिए कि उनके जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से आपस में अरेंज थे, क्या उनका अरेंजमेंट था। सो देखिए गाइस, एक बार फटाफट हम उसको देखते हैं। अगर हमारे पास मान लिया हमने कि सॉलिड कोई मैटर है
अगर अपने पास कोई सॉलिड मैटर है तो उस सॉलिड मैटर का हमें कैसे पता होगा, तो उस सॉलिड मैटर के पास आपके पास होगी डेफिनेट शेप। ये एक सॉलिड है, ये कल भी ऐसा था, ये आज भी ऐसा है, ये 2 साल बाद भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप है। इसके जो पार्टिकल्स है वो इसी तरीके से अरेंज है, ऐसा नहीं है वो 2 दिन बाद उनकी जो अरेंजमेंट्स होगी वो अलग तरीके से होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके जो पार्टिकल्स अटैच हैं, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है। तो यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जो होगा जिसकी डेफिनेट शेप होगी, जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी, उन मैटर्स को हम नाम दे सकते हैं कि दीज आर सॉलिड। सॉलिड के बाद हमारे पास आता है लिक्विड मैटर के बारे में। मैंने लिखा है यहाँ पे कि डी वॉल्यूम बट नॉट डी शेप। डी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है आपको डेफिनेट के बारे में, कि डेफिनेट वॉल्यूम होगी लिक्विड के पास बट नॉट डेफिनेट शेप। क्योंकि लिक्विड ऐसे होते हैं, मान लिया हम लोगों ने 1 लीटर लिक्विड ले लिया एक जग के अंदर, ठीक है। अब उसी 1 लीटर लिक्विड को मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें से 4 या 5 या 6 गिलासों के अंदर उसको डाल सकता हूँ। तो यानी कि वो जो 1 लीटर जग के अंदर हमारे पास पानी था या कुछ भी लिक्विड जो भी आप लोगों ने लिया है, उसी के अब हमने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया डिफरेंट टाइप के बीकर के अंदर, ग्लास के अंदर, जार के अंदर। उसकी जो वॉल्यूम थी वो अब भी 1 लीटर है, बट पहले उसकी जग की शेप थी, अब उसने जो भी नया कंटेनर, जो भी ग्लास बीकर उसने लिया होगा, ट्यूब ली होगी, अब उसने उन जैसी शेप ले ली है। तो इसका मतलब हमने वही बताया कि लिक्विड जो होंगे उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होगी, कि वॉल्यूम उनकी फिक्स रहेगी बट नॉट डेफिनेट शेप। लेकिन उनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहेगी। पहले उनकी जो शेप थी वो अलग टाइप की होगी, बाद में उनकी शेप जब हम चेंज कर देंगे बीकर को, तब उनकी शेप जो है वो अलग टाइप की होगी। इसके बाद हमारे पास आता है गैसेस, यानी कि थर्ड स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि नाइदर डी शेप नॉर डी वॉल्यूम, कि गैसेज ऐसी होती है जिनके पास ना तो डेफिनेट शेप होती और ना ही उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती। सो गाइज, जो गैस होगी उसका अपना कोई शेप नहीं है, वो किसी भी टाइप के कंटेनर के अंदर जिसमें भी आप डालते हो, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड, कि जिस कंटेनर में आप डालोगे उसी कंटेनर के जैसी आप वो शेप ले लेगी। आप लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप के सिलेंडर्स होते हैं। सीएनजी का जो सिलेंडर होगा वो अलग टाइप का होगा, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होगा वो अलग टाइप का होगा, आर्गन गैस का जो सिलेंडर होगा वो अलग टाइप का होगा। वेल्डिंग के जो मिस्त्री है, जो मैकेनिक्स है, वो जो रखते हैं उनके पास अलग टाइप का होगा। तो डिफरेंट टाइप के गैसेस के लिए डिफरेंट टाइप के सिलेंडर्स का यूज़ किया जाता है, इवन दे हैव अ डिफरेंट कलर। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होगा उसके पास एक अलग कलर होगा सिलेंडर का, आउटर कवरिंग के ऊपर। ऑक्सीजन का अलग होगा, आर्गन गैस के लिए अलग होगा, सीएनजी के लिए अलग होगा। हर एक सिलेंडर के ऊपर हर एक डिफरेंट गैस का डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। तो गैस के पास ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ये था हमारा इन तीनों के बारे में, क्योंकि मेन हम पहले यही पढ़ेंगे। अब हमने क्या किया, हम इन तीनों स्टेट्स को एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे इंटर कन्वर्ट का मतलब, मेरे पास सॉलिड था, कोई बंदा आया, उसने मेरे को बोला मेरे को लिक्विड दो। अब मेरे पास तो सॉलिड है तो मैं उसको लिक्विड कैसे दूंगा, बट मैं उसको दे सकता हूँ। वो डिपेंड अपॉन करता है हमारी कंडीशंस के ऊपर कि हमारे पास उस दौरान कैसी कंडीशन है। फिर लिक्विड जब मान लिया हमारे पास लिक्विड आ चुका है, अब वो कहेगा हमसे कि हमें गैस दे, लिक्विड नहीं चाहिए। अब हम उसको गैस भी प्रोवाइड करा सकते हैं उसी लिक्विड से, बट हमें क्या चाहिए, कुछ कंडीशन चाहिए। इस तरीके से हम इन स्टेट्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दीज स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल विद ईच अदर। सो देखिए चेंज करते हैं। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा एस डिफाइन कर रहा है आपके सॉलिड को। यहाँ पे हमने लिखा एल, दैट इज लिक्विड। यहाँ पे हमने लिखा जी, दैट इज गैस। अभी हम प्लाज्मा की बात बाद में करेंगे, पहले इन तीनों के केस को देखते हैं। सो देखिए, जब हमारे पास सॉलिड था, सॉलिड के बाद हमने 2 एरो लगाए हैं, हाफ हाफ, जिनका जो फेस है वो हाफ फेस इसका फॉरवर्ड है और हाफ फेस जो है इसका
बैकवर्ड है। इसका मतलब ये जो आपका साइन है, ये साइन आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड भी जा सकती है, रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड भी जा सकती है। इसका मतलब हमारे पास दोनों टाइप के स्टेप हो सकते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी। सो देखिए गाइस, जब हमारे पास सॉलिड था बट हमें चाहिए लिक्विड, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक साइन डाला हुआ है। ये साइन आपका डिनोट करता है हीट को, टेम्परेचर को, ठीक है। अगर इसका मतलब हो गया कि सॉलिड को अगर हम हीट प्रोवाइड करवा देते हैं, सॉलिड जो मैटर था हमारा कुछ भी हो सकता है, उस सॉलिड मैटर को अगर मैंने हीट प्रोवाइड करवाई, सो दैट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड मैटर, यानी कि ये पिघल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड मैटर के अंदर। हमने ऊपर लिखा भी है कि कैसी प्रोसेस होगी, यहाँ पे मेल्टिंग की प्रोसेस होगी, मेल्ट हो जाएगा ये जो मैटर होगा। अब हमारे पास आ चुका है लिक्विड। अब हम लिक्विड से क्या चाहिए, लिक्विड तो उसने को चाहिए नहीं था, अब उसको चाहिए गैस। सो ये जो आपका लिक्विड था, लिक्विड से अब हमें चाहिए गैस, तो क्या करेंगे, फिर हमने दोबारा साइन डाल दिया हीट का, तो इसका मतलब हम लोग हीट करेंगे इस लिक्विड को हीट करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे एंड दैट कन्वर्ट इनटू गैसेज विद द हेल्प ऑफ विद द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। सो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं एंड दैट कन्वर्ट इनटू गैसेज। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं वेपोराइजेशन। सो सॉलिड से बना पहले लिक्विड बाय टेकिंग अप हीट, लिक्विड से बना गैस बाय टेकिंग हीट, ठीक है। अब हम प्रोसेस को अपोजिट कर देते हैं। अब हमारे पास गैस है बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड। सो गैस को हम लोग क्या करेंगे गाइस, कूल करेंगे। गैस से जब आप लोग लिक्विड बनाते हो तो इट मीन्स यू हैव ए प्रोसेस दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। इसका मतलब आप लोग गैस को कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड के अंदर और प्रोसेस यहाँ पे चल रही है कंडेंसेशन। अब ये प्रोसेस कैसे चल रही है, देखिए, जब आपने सॉलिड से लिक्विड किया था तो इसका मतलब आपने मेल्टिंग किया था, जब लिक्विड से आपने गैस किया था तो इट मीन्स यू हैव वेपोराइजेशन, जब गैस से आप लोग लिक्विड कर रहे हो तो इट मीन्स कंडेंसेशन। अब हमारे पास चलिए जो गैस थी वो कूल हो गई है, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो चुकी है और हमारे पास आ चुका है लिक्विड। अब हमें इस लिक्विड से बनाना है सॉलिड, तो हम गैस लिक्विड को क्या करेंगे, कूल कर देंगे। लिक्विड जो होगा उसको कूल करेंगे, जैसा आप लोग क्या करते हो, पानी रखते हो फ्रीजर के अंदर, वो क्या होता है लिक्विड, बट जब उसको लो टेम्परेचर मिलेगा, जब उसको जितना कम हम टेम्परेचर करेंगे फ्रीजर का तो उतना ही आपके पास वो जल्दी जमेगा, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ के अंदर। सो लिक्विड से कूलिंग के यानी कि फ्रीजिंग करेंगे, वहां पे प्रोसेस होगी फ्रीजिंग एंड दैट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड मैटर। सो सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से अगेन हमारे पास लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो ये तो हो गया इनका आपस में इंटर कन्वर्जन। अब सामने वाला बंदा हमसे भी 2 कदम आगे है, वो आपसे ये पूछेगा ही नहीं, वो आपसे ये पूछेगा नहीं कि सॉलिड से लिक्विड बनाओ, लिक्विड से गैस बनाओ, या गैस से लिक्विड बनाओ, या लिक्विड से सॉलिड बनाओ। वो आपसे पूछेगा कि आपके पास सॉलिड है और आपको चाहिए डायरेक्ट गैस, यानी कि आपको लिक्विड की जो स्टेट है वो क्रॉस करनी है और डायरेक्ट आपको पहुंचना है किसके ऊपर, गैस के पास। देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है S, यहाँ पे लिखा है G और ये एक एरो है जिसका फेस ऊपर की तरफ है। अब एरो का फेस इस साइड, एरो का फेस इस साइड, और अब ये एरो आके मिल चुका है गैस वाले के ऊपर। इट मीन्स ये जो प्रोसेस है सॉलिड से ये आपको क्या शो कर रही है कि आपका जो मैटर है वो आ सकता है गैस के अंदर भी विद द हेल्प ऑफ कौन सी प्रोसेस। अब हमें प्रोसेस देखनी है क्योंकि हमें साथ साथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है, मेनली सब्लिमेशन हम लोग करते हैं स्कूल्स के अंदर भी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर भी। कैम्फर होता है हमारे पास, कैम्फर को क्या करेंगे, चाइना डिश के अंदर लेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे, नीचे से उसको हीट देते रहेंगे साथ साथ, और जो हमारा कैम्फर होगा उसके ऊपर हम लोग फनल लगा देंगे, फनल को क्या कर देंगे, कॉटन के साथ बंद कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी वो जो कैम्फर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसकी जो शेप होगी जाके वो अपने फनल का जो अंदर का एरिया होगा इंटीरियर साइड उसके ऊपर जाके चिपके जाएंगे, यानी कि हमारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, वो भी सॉलिड होता है बट दैट कन्वर्ट इनटू दी गैसेस। सो सॉलिड से आप लोगों ने क्या कर लिया, ये गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास था गैस और हमें चाहिए सॉलिड, सो प्रोसेस को वापस करेंगे
एंड वापस करने का मतलब यहाँ पे प्रोसेस लगेगी, दैट इज डिपोजिशन। 9th के अंदर ये बड़े आप अच्छे से पढ़ के आए हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड डिपोजिशन। सो दैट्स वाई ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम लोग इन बेसिक चीज़ों के ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, इतना तो आप लोगों को आता है, आई नो वेरी वेल। सो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, दैट इज डिपोजिशन। अब हमने प्रोसेस को हमने लिखा ज़्यादा है बट बोला कम है, क्यों? देखिए गैस से हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है, ये मैंने आपको अभी इस वजह से नहीं बताया क्योंकि हम लोग अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात कर रहे थे। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है और आपके एग्जाम्स में भी श्योर पूछी जाएगा। सो देखिए गाइज, हमारे पास होती है एक स्टेट प्लाज्मा। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है वगैरह वगैरह। सो प्लाज्मा गाइज जो होता है एक स्टेट है, ये भी मैटर की। स्कूल्स में 3 ही पढ़ाई जाती है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अच्छे लेवल पे आपको टीच करवाएंगे। सो प्लाज्मा जो स्टेट होगी वो आपकी 4th स्टेट के नाम से भी जानी जाती है। प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो लाइक ए गैस ही होती है, जिसके पास ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्लियर है? प्लाज्मा जो है वो लाइक ए गैस है, ना ही डेफिनेट शेप होती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती। इवन वो जो है जिस कंटेनर के अंदर, यानी कि अगर मान लिया उसको डाल भी रहे हैं तो वो वैसी शेप भी ले लेता है। अब ये है क्या, देखिएगा कि प्लाज्मा लाइक ए गैस, गैस की तरह ही है, नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, कि ना तो इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती ना ही इसके पास डेफिनेट शेप होती। इट कैन एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, एक्सपैंड का मतलब फैलाना, तो इट कैन एक्सपैंड टू फिल अ कंटेनर, कि इसको फैलाया जा सकता है अगर आपको किसी कंटेनर की फिलिंग करनी हो, कंटेनर को भरना हो। पार्टिकल्स इन द प्लाज्मा आर आयनाइज्ड, कि पार्टिकल्स जो होते हैं प्लाज्मा के वो कैसे पार्टिकल्स होते हैं, आयनाइज्ड पार्टिकल। अब ये आयनाइज्ड पार्टिकल क्या है? आयंस जो होते हैं, यानी कि आयंस आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, कटायंस एंड अनायंस। सो आयनाइज्ड पार्टिकल है, अब इसने ये नहीं बताया किसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। सो पार्टिकल्स जो होंगे वो प्लाज्मा में होंगे आयनाइज्ड, इट मीन्स कैरी चार्ज, ऑब्वियसली सी बात, उनके पास क्या होगा, चार्ज होगा, एंड वेरी वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और वो जो चार्ज होगा वो एक दूसरे से वाइडली होगा, सेपरेट होगा, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस होगी उन दोनों के बीच में। क्लियर है? कुछ नहीं था, गैस की तरह ही होता है, कंटेनर को हम लोग इसको एक्सपैंड करके फिल कर सकते हैं, डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। इसके साथ साथ इनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो जो चार्ज होगा वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होगा डिस्टेंस के साथ। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये तो इसके बारे में हम लोग लिख देंगे, एक्चुअली में प्लाज्मा है क्या, हमें कैसे दिखेगा प्लाज्मा भी, हाँ ये प्लाज्मा है। सो गाइस, अगर आपको प्लाज्मा देखना है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। पहली तो बात, आई थिंक वो इनोवेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आप लोग देख सकते हो प्लाज्मा डाल के, या फिर HR क्रिएशन जैसे ही चैनल आप लोग ओपन करोगे सो वहाँ पे प्लाज्मा की कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को प्लाज्मा दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, वो एग्जांपल्स ऐसे उठा रखे हैं जो आपके रूटीन की लाइफ में आप लोग देखते हो, महसूस करते हो। सो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, दैट वन इज लाइटनिंग। जब बारिश का मौसम होता है तो बादल गरजते हैं, मौसम जो है वो अचानक से चेंज हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती है और आसमान के अंदर जो बिजली है वो कड़क 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 कड़कती है, ठीक है, लाइटनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। सो वो जो लाइटनिंग है, दैट वन इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा, दैट वन इज द स्टेट। क्लियर है गाइज? उसके ऊपर भी चार्ज होता है, हम लोग ये भी बोलते हैं कि बिजली गिर गई, बिजली गिरने का मतलब चार्ज, उसने ऑलरेडी बताया हमें कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो लाइटनिंग जो है वो एक प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज नियॉन साइन। नियॉन साइन, नियॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा नोबल गैस के बारे में जरूर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। सो नियॉन जो है गाइज, अगर आप लोग कभी भी गूगल या विकीपीडिया या एनसाइक्लोपीडिया कभी भी सर्च करेंगे, सो नियॉन जब आप लोग लिखोगे तो नियॉन का जो साइन होगा, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे
एन आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, NE। सो ये जो पहले मेनली फोकस हमारा एन पे ही रहेगा, ई को हम लोग एक सेकंड के लिए स्किप करेंगे। एन जो है वहां पे इस तरीके से बना होगा कि जैसे आपको ये लगेगा कि एक ट्यूब, फिर सेकंड ट्यूब और फिर थर्ड ट्यूब। तो वो जो ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू एन को लिखा हुआ है, उन ट्यूब्स के अंदर से लाइट्स निकलती है। ठीक है, अब वो जो लाइट्स निकलती है वो ग्लो करेगी, बिल्कुल बिल्कुल ग्लो करेगी। अगर वो ग्लो कर रहा है, इट मीन्स दैट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, दैट वन इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, दैट इज प्लाज्मा। सो नियॉन का जो साइन होगा वो भी ग्लो करता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सन्स कोरोना। सन्स कोरोना, कोरोना यहाँ पे कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है भाई, उससे तो बच के रहना में भलाई है सबकी। सो सन्स कोरोना का मतलब होता है सन का जो एटमॉस्फेयर है, सन के खुद का जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट वन इज सन्स कोरोना। सन्स कोरोना को हिडन हो सकता है जब जो है उसकी ब्राइट लाइट, यानी कि सन की ब्राइट लाइट अगर उसको कंप्लीट कवर अप कर लेती है, जब सोलर एक्लिप्स होता है तब सन्स कोरोना को देखा जा सकता है। सन जो कोरोना है, सन्स कोरोना यानी कि दैट वन इज द आल्सो एग्जांपल्स ऑफ द प्लाज्मा स्टेट, यानी कि फोर्थ स्टेट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट एग्जांपल, इसी के एग्जांपल चल रहे हैं गाइस, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स उठा रखे बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अब ये ज़्यादा तो फिजिक्स वालों को पता होगा, बट चलिए हम भी कुछ तो बता ही सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी एग्जांपल्स आपका बन जाएगा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा का। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार। स्टार्स जो आप लोग देखते हो, आप लोगों को बड़े छोटे छोटे लगते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं, बट उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा साइज होता है। स्टार्स के बारे में तो आई थिंक मेरे को नहीं बताना चाहिए, सो ये आपका काम है। नेक्स्ट स्टेट है नेबुला, NEBULA, नेबुला। नेबुला जो है वर्ड जिसको यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल जो इंसान है, एस्ट्रोनॉमी जिनको आती है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिनको ज्ञान है, सो वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है उनको बोल दिया था उन्होंने नेबुला। नेबुला एक्चुअली कुछ नहीं है, एक क्लाउड है। किस चीज़ का क्लाउड है? डस्ट, हाइड्रोजन्स, हीलियम्स। जैसे हाइड्रोजन्स खुद में अपने आप एक क्लाउड है, हाइड्रोजन्स ही तो होती है हमारे सन के अंदर, हीलियम। नेबुला के अंदर भी ऐसे ही क्लाउड होता है, हाइड्रोजन का, डस्ट का, हीलियम का। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने यूज़ किया था। सो देखिए हमारे पास लाइटनिंग, नियॉन, साइन, सन्स, कोरोना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टार्स, नेबुला, these are the examples of plasma, that one is the fourth state of a matter after solid, liquid and gas। ठीक है, लास्ट लेक्चर में सॉलिड, लिक्विड, गैस देखा था, आज हमने उसके फर्दर इंटरकन्वर्टेबल देखा। पहले तो उनके कुछ करेक्टर्स देखे, फिर हमने फोर्थ स्टेट देखी, फोर्थ स्टेट के एग्जाम्पल देखे। अब जो स्टोरी है वो गाइस यहीं पे नहीं रुकेगी, हमारे पास इनके अलावा भी और स्टेट होती है। चलिए अब उनके बारे में देखते हैं। अदर स्टेट, अदर स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है? देखिए लिक्विड क्रिस्टल, पहला एग्जाम्पल तो नहीं, खैर स्टेट है ये तो। लिक्विड क्रिस्टल आप लोग देखते हो, अगर मैं बोल दूं तो LCD, LCD का मतलब क्या है गाइस? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो वो जो डिस्प्ले बनी है उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी एक स्टेट होती है, लोगों को पता ही नहीं होता। बट आगे देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट स्टेट, दैट इज सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड है तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि हाँ लिक्विड पोर्शन होगा कुछ ना कुछ। फ्लूइड जो होता है वो एक टाइप का लिक्विड ही होता है, लाइक अ लिक्विड बट विद जीरो विस्कोसिटी। सुपर फ्लूइड लाइक ए लिक्विड बट विद जीरो विस्कोसिटी, उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो जीरो होगी, बट ये होता लिक्विड की तरह ही है। ये आपके पास होती है नेक्स्ट स्टेट किसकी? मैटर की।
अब इसका भी एग्जांपल देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने प्लाज्मा के एग्जांपल्स देखे थे। सो इसके एग्जांपल देखे गाइस, हीलियम 4, that one is the examples of superfluid, that is a liquid but with zero viscosity। हीलियम 4 को हम लोग बोल सकते हैं बोसोन पार्टिकल्स, या इसके अंदर कहिए बोसोन पार्टिकल्स, BOSON, बोसोन पार्टिकल्स बाय इंटीजर स्पिन। इनके अंदर स्पिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी इंटीजर। सुपर फ्लूइडिटी एट फार हायर टेम्परेचर देन इट डज इन हीलियम 3, कि जो सुपर फ्लूइडिटी होगी वो फार होगी एट फार टू हायर टेम्परेचर देन डज इन द हीलियम 3। और हीलियम 3 आपके पास जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं फर्मियोन पार्टिकल्स। जैसे हमने हीलियम 4 को बोला बोसोन पार्टिकल, हीलियम 3 को हम लोग कह सकते हैं फर्मियोन पार्टिकल। अब ये अगर हमारे पास फर्मियोन पार्टिकल्स हो बट हमें बनाने हो उससे बोसोन पार्टिकल, तो फर्मियोन पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस के अंदर पेयरिंग कर लेते हैं। जब ये लोग पेयरिंग करते हैं, जब फर्मियोन पार्टिकल यानी कि पेयरिंग करते हैं, सो दैट कन्वर्ट इनटू बोसोन। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक गाइस। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा नॉलेजेबल आज का ये हमारा काम था। अगर इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है, सो यू कैन आस्क। कोई चीज़ आपको नोट करनी है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। वैसे हमने सारा बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बोल के बताया है विद डिटेल। सो यहाँ तक का काम आप लोगों को डन करना है। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट उम्मीद के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे जैसे आप लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे तो होपफुली जल्द ही फिर हम लोग आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी लेके आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HR क्रिएशन में। सो 11th क्लास के आप लोगों के 3 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक सा देखा था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट किया था। और अभी भी हमारी कुछ स्टेट्स ऐसी है जो बची हुई थी। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, और एक सुपर कोल्ड लिक्विड भी हमारे पास आया था, लिक्विड क्रिस्टल्स भी हमारे पास आया था। इसके अलावा हमारे पास एक दो और जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो स्टेट्स हैं आपके पास। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट के साथ। सो नेक्स्ट आपकी स्टेट है जिसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन। आप लोगों ने पहले नाम जरूर सुना होगा, बेसिक से इसके बारे में पता ना हो। सो इसको स्टेट का नाम है गाइस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या इसको शॉर्ट के अंदर बोल दिया जाता है BEC। ठीक है, सो BEC है क्या, आप वो देखिए। BEC इज लाइक ए सुपर कोल्ड गैस, यानी कि जो हमारा पिछला टॉपिक था लेक्चर नंबर 3, कहता है ये सेम एज इट इज उसी की तरह है, सुपर कोल्ड गैस की तरह है, इन विच पार्टिकल स्टॉप बिहेविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, अलग अलग, इंडिपेंडेंट क्या नहीं करेंगे, बिहेव नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब है यहाँ पे आज़ाद, कि एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, ये आज़ाद है तो ये इधर उधर घूम सकता है। बट अगर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच है तो इसका मतलब अगर इसका घूमने का मन है तो इसको भी जाना पड़ेगा। सो ये क्या है, कहता सुपर कोल्ड गैस की तरह होते हैं, जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टॉप बिहेविंग, वो रुक जाते हैं, अब वो इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर सकते, आज़ाद मॉलिक्यूल्स की तरह वो नहीं घूम सकते। ये थी आपकी बोस आइंस्टाइन। बहुत रेयर केसेस के अंदर आप लोगों से इसके बारे में कभी पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है डार्क मैटर। ये अच्छी चीज़ है, इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। डार्क मैटर
लोगों को यही नहीं पता होता कि डार्क मैटर एक्चुअली होता क्या है, जबकि नाम जो है वो सबने सुना होता है इसका। सो देखिए लास्ट स्टेज पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद स्टेट का जो टॉपिक होगा वो उसको फिनिश कर देंगे। सो डार्क मैटर अ टाइप ऑफ मैटर, कि मैटर की ही टाइप होगी विच नाइदर एब्जॉर्ब नोर एमिट्स लाइट, कि मैटर की एक ऐसी टाइप है जो ना तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ना ही अपने अंदर जो लाइट है उसको बाहर निकालती है, एमिट करती है। सो नाइदर एब्जॉर्ब नोर एमिट लाइट, दैट मैटर इज नोन एज डार्क मैटर। और अगर आप लोग कोई बता सकते हो सो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए कि ऐसी कौन सा मैटर होगा जो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ना ही अपने अंदर से लाइट को एमिट करेगा। सो उस सब्सटेंस को हम नाम दे सकते हैं दैट इज डार्क मैटर। देखिए एग्जांपल्स हमारे पास दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन स्टार, स्टार जो होते हैं उनकी भी एक्चुअली टाइप्स होती है, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रॉन स्टार, और क्या कह सकते हैं इसको, ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ब्लैक होल की जो स्टोरी है वो भी जरूर पढ़ी होगी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी हमारे साइंस की ब्रांचेज है सबको एक साथ जो जोड़ के रखती है, जो सबके बारे में नॉलेज बताती है कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे ब्लैक होल्स बना, कैसे ब्लैक होल का जो एरिया है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैसे रेडिएशन अंदर आ रही है बाहर जा रही है, या वो एब्जॉर्ब करता है या वो नहीं करता है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है सो गाइस ब्लैक होल के बारे में आप लोग जरूर पढ़िए, वहाँ से आप लोग बहुत रोचक तथ्य जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। सो एग्जाम्पल्स डार्क मैटर का हमारे पास बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, या फिर हाइपोथेटिकल पार्टिकल। कुछ क्या होता है जो साइंस है, देखिए अगर मैं मैथ की बात करूं या फिर फिजिक्स की बात करूं तो हमारे पास होता कुछ नहीं है, इक्वेशन दे देंगे और हम स्टार्ट करेंगे कि लेट अज्यूम, लेट फलानी एक्स इज एक्स, लेट फलानी एक्स इज वाई। है कुछ नहीं था बट हम लोग खुद अज्यूम करके उस चीज़ का आंसर वहाँ पे निकाल देते हैं, क्योंकि साइंस जो है, साइंस एक इमेजिनेशन की ही पावर है। जिस इंसान की इमेजिनेशन पावर अच्छी है, जो इमेजिन कर सकता है कि हाँ यहाँ एक मैटर है, यहाँ दूसरा मैटर है, दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो रही है, दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, दोनों के पार्टिकल्स दूर दूर है या पास पास है, या वो लिक्विड है या सॉलिड है। अगर स्टूडेंट्स की या किसी भी इंसान की इमेजिनेशन पावर अच्छी है सो आप लोग साइंस को बड़े ही डीप के अंदर समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को एटम दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को डार्क मैटर दिखाऊंगा, बट यू कैन इमेजिन। अगर इमेजिन किया तो सब कुछ आंखें बंद करके आपके सामने होगा, अगर इमेजिन नहीं करोगे तो फिर वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बुक्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं समझा रहा हूँ, वो तो मैं बोल भी रहा हूँ, सो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है साइंस के अंदर। सो इसने बोला कि हाइपोथेटिकल पार्ट, हाइपोथेटिकल का मतलब है कि जो हम खुद मान लेते हैं, भी चलो ठीक है ये चीज ऐसी है, सोच लिया हमने खुद, सच एज एक्सियॉन्स, स्टेराइल्स, न्यूट्रियॉन्स। अब ये पार्टिकल्स कुछ अलग है। अब अगर आप चाहते हो कि इन लोगों की हम लोग डिटेल में जाएं तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि हम तो स्टेट को ही इतना लंबा खींच रहे हैं, जबकि हमें पता क्या होना चाहिए था, सॉलिड, लिक्विड, गैस का। लेकिन हमें अब पता क्या क्या चल गया, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, प्लाज्मा का, सुपर कोल्ड लिक्विड का, सुपर कोल्ड गैस का, डार्क मैटर का, सुपर फ्लूइडिटी का, बोस आइंस्टाइन का और डार्क मैटर का। इसके कुछ हाइपोथेटिकल जो एग्जाम्पल थे दैट इज एक्सियॉन्स, स्टेराइल्स एंड न्यूट्रियॉन्स, न्यूट्रिनोस। सो गाइज ये था आपकी यहाँ पे स्टेट जिनका हमें मैक्सिमम जो है वो पता होना चाहिए था। सो अब जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेसिक टॉपिक है। आप लोग 9th 10th से वो टॉपिक जो है वो पढ़ के आते हो, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैटर की स्टेट के बाद हमारे पास जो मैटर होगा, अब हमें उस मैटर की क्लासिफिकेशन करनी है, यानी कि उसका वर्गीकरण करना है। अब वर्गीकरण करने का मतलब है यहाँ पे हम लोग चीज़ों को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले, आई थिंक थोड़ी सी वीडियो ऊपर से कट रही है, सो लीजिए। सो देखिए मैटर हमारे पास जो होगा,
मैटर की हमें क्या करनी है, एट मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी है। मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब, पहले वो समझिए। हमारे पास दो ही टाइप की चीज़ें होती है, एक तो होती है माइक्रोस्कोपिक एंड दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बिल्कुल छोटा, जो हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, और मैक्रो का मतलब हो गया बड़ा, जो हमें दिख जाएगा भी हाँ सामने ये चीज़ हमारे पड़ी हुई है। सो उन्होंने बताया कि हम मैटर को डिवाइड करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, और इस मैक्रोस्कोपिक या फिर बल्क लेवल के ऊपर जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी कि इसको क्लासीफाई करेंगे, तो देखिए हमारे पास इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो निकल के सामने आते हैं। तो सबसे इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा दैट वन इज मिक्सचर, यानी कि मैटर को जब मैं डिवाइड करूंगा, क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्रोस्कोपिक और द बल्क लेवल, द फर्स्ट पार्ट इज मिक्सचर। और सेकंड पार्ट क्या होगा, अगर फर्स्ट पार्ट मिक्सचर है तो सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा इसका प्योर सब्सटेंस। ठीक है गाइस, फर्स्ट पार्ट हो गया मिक्सचर और सेकंड पार्ट हमारे पास इसका आ गया प्योर सब्सटेंस। अब जो मिक्सचर होगा हम लोग इसको फिर फर्दर डिवाइड कर देंगे। मिक्सचर का जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें निकल के आ जाती हैं मिक्सचर के अंदर से, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही हमारे पास जो हमारा प्योर सब्सटेंस दिया हुआ है इसके भी पार्ट्स बन जाएंगे। इसके देखिए कौन से पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसका बनता है एलिमेंट, और सेकंड पार्ट हमारे पास इसका बनता है कंपाउंड। तो यानी कि पहले हमारे पास मिक्सचर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि उसकी मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर या बल्क लेवल के ऊपर। तो हमारे पास चीज़ें दो निकल के आएगी, फर्स्ट मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को फर्दर डिवाइड कर देंगे तो उसके अंदर से निकलेगा हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और अगर हम प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एलिमेंट और साथ में कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो अब हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर पढ़ना है एक एक करके। सो मैटर का हमें पता चल गया, मैटर की टाइप हमें पता चल गया, मैटर के एग्जांपल्स हमें पता चल गए, यानी कि अब हमें इन दोनों में से स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा था मिक्सचर, तो इसका मतलब हम मिक्सचर से ही क्या कर देते हैं गाइज, स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया हो तो मैं यहाँ तक का रब कर देता हूँ, फिर हम लोग मिक्सचर की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल विद उसके टाइप्स होमो हेट्रो सारा जो है वो स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे। तो आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए फटाफट। चलिए, आज तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग मिक्सचर की डेफिनेशन लिखेंगे कि मिक्सचर है क्या हमारे पास। वैसे तो अगर मिक्सचर देखा जाए नॉर्मली रूटीन के अंदर आप लोग बहुत बार चीज़ों को बोलते हो कि हमें इन चीज़ों को मिक्स करना है, इन चीज़ों का मिक्सचर बनाना है, तो वही है आपके पास। यानी कि जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिला रहे हो तो वो आपके पास क्या बन गया, एक टाइप का मिक्सचर। वहीं से इसकी डेफिनेशन हम लोग बना देंगे कि मिक्सचर की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग लिखें, ए मिक्सचर contain two or more substance in it in any ratio,
कि आपको दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसों को एक दूसरे के साथ मिला देना है किसी भी रेशो के अंदर। किसी भी रेशो का मतलब अगर एक चीज़ आपके पास 10% है तो इसका मतलब दूसरी चीज़ आपके पास 90% है, या दूसरी 20 है तो तीसरी आपके पास 80% है। तो यानी कि किसी भी रेशो के अंदर आप लोग उन दोनों चीज़ों को क्या कर दोगे, मिला दोगे। अगर आपके पास ऐसा है तो इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ पे मिक्सचर के बारे में। सो ये आपके पास यहाँ पे बन जाती है गाइस मिक्सचर की डेफिनेशंस। और जिन सब्सटेंसों को हम लोग इसके अंदर मिलाएंगे उनको हम बोलेंगे इसके कंपोनेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था एक टॉपिक के अंदर। तो उन जो चीज़ें हैं यानी कि हमने मिलाई है, दैट कंपाउंड, दैट पार्टिकल, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। क्लियर है गाइस यहाँ तक मिक्सचर की डेफिनेशन। और मिक्सचर के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने डाली है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट। क्लियर है गाइस यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आज गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। इसके एग्जांपल्स भी लिख देते हैं मिक्सचर के। होपफुली आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसे बना, आप लोगों ने शुगर लिया, उसको वाटर के अंदर डाला, दोनों को अच्छे से मिक्स किया, हिलाया, घुमाया, फिराया, और वो जो शुगर था आपका वो सारा डिज़ोल्व हो गया है वाटर के अंदर। अगर मैं बात करूँ, इसी को रिलेट कर सकता हूँ, शुगर यहाँ पे काम कर रहा है एज ए सॉल्यूट की तरह, वाटर यहाँ पे काम कर रहा है एज ए सॉल्वेंट की तरह। दोनों से मिलके जो है वो आपका एक टाइप का बन गया सॉल्यूशन, और वही आपका एक टाइप का क्या बन गया, मिक्सचर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है टी, चाय, फेमस इंडिया की ड्रिंक। ठीक है, सो चाय जो है वो भी तो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है। पानी डाला हुआ है, उसके अंदर चाय पत्ती डली हुई है, उसके अंदर दूध डाला हुआ है। सो वो भी क्या है, वो भी मिक्सचर है। और ये जो चीज़ें हमने इनके अंदर डाली है ये इसके सारे क्या है, कंपोनेंट है। उसके बाद है हमारे पास एयर। एयर भी आप लोगों को पता है एक टाइप का मिक्सचर्स होता है। एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, सल्फर नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होती, फॉस्फोरस, पता नहीं उसके अंदर कितनी टाइप्स की गैसेज का जो मिक्सचर है वो प्रेजेंट होता है। अगर गैसेज का देखिए मुंह से निकल चुका है कि गैसेज का मिक्सचर, बात क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हम मिक्सचर की कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग डाल सकते हो मिक्सचर के अंदर कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या फिर मिक्सचर के एग्जाम्पल्स क्या हैं। क्लियर है गाइज यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, समझते हैं और पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जिनके अंदर अगर मैं कहूँ जो कंपोनेंट्स उसके होंगे वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे विद ईच अदर। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर को, कि द कंपोनेंट ऑफ ए homogeneous mixture is completely miscible with each other and uniformly throughout the सॉल्यूशन। यानी कि जब दो चीज़ें आपने मिलाई वो दोनों चीज़ें कंप्लीटली क्या हो गई है, उनके अंदर मिक्स हो गई है। कंप्लीटली मिक्स होने के साथ साथ कहता हूँ अब मिक्स होने के बाद यानी कि हमारे पास जो सब्सटेंस आया अब वही उसकी जो कंपोनेंट्स होंगे, उसकी जो लिक्विडिटी होगी, उसकी जो
एक टाइप का गाढ़ापन होगा यानी कि विस्कोसिटी, उसका जो टेस्ट होगा कहता है वो यूनिफॉर्म रहेगा। अब ऐसा नहीं स्टार्टिंग के अंदर बन गया तो कुछ है, थोड़ी देर बाद देखा तो कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर क्या ना हो, चेंजेस ना आए। डेफिनेशन में भी यही है कि जो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे या फिर मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और जिनके अंदर जो है वो यूनिफॉर्म रहे, चेंजेस ना आए, सो उनको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो सब्सटेंस है कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है गाइज यहाँ तक? नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट में नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ बोल के बताऊंगा। नेक्स्ट आपके पास आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप लोग इसका अपोजिट कर सकते हो। इसके अंदर तो हम लोगों ने बोला जो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ और यूनिफॉर्म रहेगा, तो इसके अंदर हम लोग बता देंगे कि जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा और जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी की जो है वो भी नहीं रहेगी, यानी कि वो चेंज हो जाएगी। सो डेफिनेशन है कि इन विच समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑब्जर्व एंड कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास एक जैसी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल्स अगर आप लोगों को चाहिए, सो पल्सेस अलोंग विद डर्ट, स्टोन, शुगर, मैनी मोर थिंग्स। सो गाइज गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बार इसको होमो और हेट्रो से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल HR क्रिएशन।